जम्मू कश्मीर से ये खबर आई है जो वाकई में खुश कर देने वाली है कि जो कश्मीर का बारामूला जिला है 29 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि उसे मिलिटेंसी फ्री करार दे दिया गया है उस जिले को, जिस पर जाहिर सी बात है सिक्योरिटी फोर्सेस की चारों तरफ तारीफ हो रही है। लेकिन एक नई बहस भी इसको लेकर शुरू हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तेज टिक्कू जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही मेरे साथ अनिल आनंद साहब जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब हैं मेरे साथ, चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाजे रसूल के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर टिक्कू, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्योंकि कई पार्टीज हैं और कई तंजीमें हैं जो इसको लेकर सवाल भी खड़ा कर रही हैं। उनका ये कहना है कि दावा ठीक नहीं है। देखिए, एक प्रोफेशनल सोल्जर होने के नाते मुझे रियली पता नहीं कि ये कौन सा मापदंड इस्तेमाल कर रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट को मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर करने का। क्योंकि ये कहना है कि जो लोकल मिलिटेंट्स हैं अब वो वहां नहीं है, मतलब बाहर से अगर आते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जो लोकल मिलिटेंट्स है वो अब वहां नहीं है। हाँ, लोकल मिलिटेंट्स का मतलब ये है क्या कि बारामूला के नहीं है या बाकी डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, वो भी मेरे ख्याल से एक ऐसी बात है जिसको हमें देख, क्योंकि ऐसे देखिए मैं क्यों ये कह रहा हूं, कश्मीर आपने किसी डिस्ट्रिक्ट को पूरा बंद तो करके नहीं रखा है और मूवमेंट तो फ्री है। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट सोपोर है या नॉर्थ कश्मीर से कुपवारा से कोई भी आ सकता है और बारामूला तो बिल्कुल एक हब है, ट्रांसपोर्टेशन हब है कश्मीर का। तो मिलिटेंसी फ्री अगर उस इलाके के बारामूला के रहने वाले मिलिटेंट से फ्री किया गया है तो इसमें कोई दम है, क्योंकि वो जनरली उसका स्टैटिक्स रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी के पास। लेकिन बाकी कहीं डिस्ट्रिक्ट से आ जाए तो आप उसके ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल मिलिटेंट भी तो लोकल टाइप का ही होता है। कहीं जगह से कहीं भी मूवमेंट पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये ऐलान सोच समझकर किया होगा कि जो लोकल बारामूला डिस्ट्रिक्ट के मिलिटेंट्स की उनके पास एक फेरिस्त थी, शायद वो तकरीबन न्यूट्रलाइज हो गए हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आगे से कोई मिलिटेंट अटैक नहीं होगा, यह भी नामुमकिन है, क्योंकि जब तक पूरे वादी के अंदर मिलिटेंसी है तो मिलिटेंट एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कभी भी जा सकता है और कभी भी हादसा अंजाम कर सकता है। क्या इस तरह की खबरें जब हम ये कहते हैं कि मिलिटेंसी फ्री हमने जिले को करार दे दिया है और अब यहां पर कोई मिलिटेंट नहीं है, अगर ये दावा किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि दूसरे मिलिटेंट जो हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक थ्रेटन फील करते हैं कि जो उनका एक मकसद है, जिस मकसद के तहत वो तमाम पूरे जम्मू कश्मीर में ये तमाम हरकतें कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनको एक और मौका मिलता है या सोच समझकर इस तरह के दावे और बातें करनी चाहिए? देखिए, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये ऐलान इसलिए भी किया है, हर मिलिटेंट का एक अपना इलाका होता है और उसका उस इलाके के अंदर खासकर क्योंकि वो पॉपुलेशन में ही रहते हैं और जैसे एक मछली समंदर में होती है तो सुरक्षित होती है, तो इसी मुताबिक जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के आतंकवादी हैं जो वहां से हैं, उनको जमीन के बारे में मालूम है, ज्योग्राफी मालूम है, लोगों के बारे में, उनका जो सपोर्ट सिस्टम है पूरा वहां है। इसलिए बाकी डिस्ट्रिक्ट से कोई भी वहां आकर फिर अपने पांव जमाएगा तो बहुत मुश्किल है। तो कुछ हद तक तो सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा ये ठीक हो सकता है कि अगर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के उनके सभी मिलिटेंट्स न्यूट्रलाइज हो चुके हैं तो वो इसको मिलिटेंट फ्री जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी है कि पूरे कश्मीर के अंदर जब तक मिलिटेंसी रहेगी तो बारामूला में कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है और शायद 2-3 महीने में फिर दोबारा से तो ये कह सकते हैं फौरी तौर पर कह सकते हैं और दूसरा लोगों का मोराल बढ़ाने के लिए जी, कि देखिए कि जो हम ऑपरेशन चला रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिल रही है और लगातार मिलिटेंट्स का खात्मा हो रहा है। मेरे साथ जो खास मेहमान और जुड़ गए हैं उनका भी मैं तारुफ कराना चाहूंगी। मेरे साथ अशोक भट्ट साहब जुड़ गए हैं, कोऑर्डिनेटर हैं कश्मीर बीजेपी के, और इसके साथ ही राशिद राहिल साहब जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनिल आनंद साहब, क्योंकि आप उस जगह से ताल्लुक भी रखते हैं। जब सत्यपाल मलिक साहब आते हैं सामने और सिक्योरिटी फोर्सेस की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि जब एक मिलिटेंट मारा जाता है तो उसकी भी मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि वो भी हमारे बच्चे हैं और इसे दिमाग से खत्म करने की जरूरत है। और अगर यही बात कोई और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कही जाए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कही जाए या फिर पीडीपी की तरफ से कही जाए, तो एक हो हल्ला हो जाता है। क्या
लोग कौन कह रहा है किस बात को, इसको लेकर अलग अलग तरह के क्या रिएक्शंस होने चाहिए सेम बातों को लेकर? जैसे हम सबको मालूम है जम्मू कश्मीर में इस वक्त गवर्नर्स रूल है, प्रेसिडेंट्स रूल है। गवर्नर रूल की बुनियाद 6 महीने थी, खत्म हो चुकी है। तो गवर्नर जो नॉर्मली सेंटर का एक नुमाइंदा होता है, नॉर्मली ये माना जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत कि उनको एक इंडिपेंडेंट वॉइस की तरह काम करना चाहिए। बदकिस्मती से गवर्नर पास्ट भी बहुत दशकों से एक्सपीरियंसेस रहे हैं। They end up becoming a political tool of the central government or the ruling party at the center. तो सत्यपाल मलिक साहब कई जुबानों में बात कर रहे हैं। पिछले 2-3 महीनों से 4 महीनों से ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड हर किस्म की बात वो कर रहे हैं। कहीं वो अपनी रेलेवेंस वहां बनाना चाहते हैं या कुछ उनके ऊपर ऐसे प्रेशर होंगे कि उनको आज क्या कहना है और कल क्या कहना है। मुझे लगता है कि उनको इंडिपेंडेंट व्यू दे के वहां पे जो भी बात करनी हो वो करनी चाहिए उनको। जहां तक आज के मुद्दे की बात है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट टेररिस्ट या मिलिटेंसी फ्री हो गया। मेरा ख्याल है कि कल टिक्कू साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया एज ए प्रोफेशनल सोल्जर। मैं कुछ उसमें अगर ऐड करूं जी, हमने पंजाब में प्रॉब्लम देखी टेररिज्म की, उसको कवर भी बहुत किया, नजदीक से भी देखा। पंजाब मिलिटेंसी फ्री हो गया, ये तो एक बहुत बड़ी खबर थी और ये हकीकत थी, हो गया। लेकिन अब ये कह दिया जाए, उस वक्त भी अगर कहा जाता गुरदासपुर फ्री हो गया या अमृतसर डिस्ट्रिक्ट फ्री हो गया, तो ये मुझे लगता है प्रोफेशनली कोई मानने को तैयार ना था ना होगा कोई ना कोई। दूसरी बात यह है कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट एज इट इज एज यू कंपेयर टू सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर खासकर, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंसी का वैसे भी काफी लो एब हो गया था। इट हैड एब्ड थैंक्स टू सिक्योरिटी फोर्सेस जिनका परसिस्टेंट एफर्ट रहता है। वो एक अलग बात है, कभी कभी सिचुएशन एक अलग टर्न लेती है जब सिक्योरिटी फोर्सेस के एफर्ट को जहां तक ले जाना है उसके आगे सरकारी या पॉलिटिकल एफर्ट नहीं उनको मिलता है कि उसको आप पाए तकमील तक और चीजें करनी पड़ती हैं। तो बारामूला कंपैरेटिवली वैसे भी टेररिज्म बहुत कम था। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम साउथ कश्मीर में थी। अब इस मौके को क्यों चुना गया ये कहने के लिए मुझे लगता है कि इसको चूंकि रिपब्लिक डे है तो इस अच्छी खबर को अच्छी तरह ही लेना चाहिए। जी, जाहिर सी बात है, बहुत सुखद खबर है, जाहिर सी बात है। ये भी देखा जाना चाहिए कि सिक्योरिटी के लोगों के लिए, लेकिन जैसे कल टिक्कू साहब ने कहा, इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, अलार्म रहना चाहिए, खासकर सियासी पार्टियों को कि वो ज्यादा क्लेम ना करें, क्योंकि ये रिकॉइल होने में कोई वक्त ज्यादा लगता नहीं है जी। इस चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है जी। अशोक साहब, अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जाहिर सी बात है यहाँ तारीफ करनी होगी। जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वहां पर, अभी ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 वहां पर चल रहा है, जहां लगातार मिलिटेंसी के खात्मे की बात कही जा रही है, लगातार मिलिटेंट्स को मारा जा रहा है। हालांकि ये भी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो लगातार वो भी हलाक हो रहे हैं, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में जो दावा किया गया है अब उस पर आगे और काम करने की जरूरत है? ना सिर्फ बारामूला बल्कि उस दिन का इंतजार लोग कर रहे हैं जब ये कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर को मिलिटेंसी फ्री कर दिया गया है। हाँ, रिपीट कर लीजिए। जी, मैं ये कह रही हूं कि ये बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ बात है जो कामयाबी फिलहाल मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट 29 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जिसे मिलिटेंसी फ्री करार दिया गया है। लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का कि जब पूरे कश्मीर को ये कहा जाएगा कि अभी मिलिटेंसी फ्री हो गया है, और शायद वो दिन सबसे बड़ा दिन होगा सेलिब्रेशन का। देखिए, पहले तो हेलो जी, हेलो जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। देखिए, पहले तो हमें सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, उनका हमें इस हद से मतलब इस ठंड में जो भी इस वक्त जिस सिचुएशन में वो काम कर रहे हैं उसके लिए हमें उनको मुबारकबाद देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो कश्मीर की हालत है ये बारामूला ही नहीं है। बारामूला हम तो चाहते हैं कि पूरा जो वैली हो, वैली में पूरा इसका मिलिटेंसी का खात्मा होना चाहिए। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है कि बारामूला तो फ्री हो गया है, तो हम तो चाहेंगे कि साउथ में जल्दी से जल्दी इसका भी खात्मा होना चाहिए। जी, अतर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जब सत्यपाल मलिक साहब ये कहते हैं कि बंदूक के सहारे नहीं बल्कि बातचीत से मसले का हल होना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की वो पीठ थपथपाते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसे दिमाग से खत्म करने की जरूरत है,
इस पर खुश तो हुआ जा सकता है कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है वो मिलिटेंसी फ्री कर दिया गया है, जिस तरह के दावे किए गए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर 2 मिलिटेंट्स मारे जाते हैं तो हम देखते हैं कि 4 और खड़े हो जाते हैं? तो दरअसल जो ये सोच है उस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। देखिए बुशरा, सबसे अहम तरीन चीज तो यह है कि दहशतगर्दी के ताल्लुक से पूरी दुनिया में एक ही राय सबकी थी कि साहब कोई भी टॉलरेंस नहीं होना, जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं। और जाहिरी बात है, आनंद साहब ने इशारतन उस तरफ कही, उन्होंने इशारतन के, मैं खुल के बात कर रहा हूं कि 2014 के इंतखाबात में कश्मीर और कश्मीर में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज या उनको जो मारने वाले लोग हैं, शहीद करने वाले लोग हैं, उनके तय हम बहुत जारहाना रुख इख्तियार करे हुए थे, एक के बदले 10 सर लाने की बात करते थे। एक ऐसे मौके पे जब हम वानी को 70वें अपने योम जमहूरिया पे जो है वो उनको अशोक चक्र से जो है वो सरफराज किया जा रहा है, उसी दिन आप ये कहें कि साहब कोई एक दहशतगर्द मारा जाता तो भी मेरे सीने में या दिल में टीस होती है, ये अपने आप में तजाद है मरकजी हुकूमत और खुद गवर्नर साहब की बात में। किस तरीके से आप कह रहे हैं अयूब पंडित को जो भीड़ मार देती है, छुट्टी मनाने जा रहे हैं बीएसएफ के जवान को उसके घर में घुस के मार दिया जाता है, पुलिस जवान जा रहे हैं आप उनको सड़क पर उनकी आंखों में गोलियां चला देते हैं। मतलब आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? किसके लिए टीस है आपके दिल में? पुलिस जवानों के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए या उनके लिए? दूसरी चीज जो मैं समझता हूं कि इसलिए गवर्नर साहब ने किस पस मंजर में यह बयान दिया है, इसको तो वही कह सकते हैं, लेकिन किसी भी तौर से यह बयान उनका काबिल तारीफ नहीं हो सकता। दूसरी चीज जो आपने जो मौजूदा चीज जिस पर 2 बहुत ही माहिरीन ने अपनी राय रखी है, देखिए कभी भी कोई एक जिला या किसी एक शहर को आप दहशतगर्द फ्री जोन साबित कर दें, इससे मसले का हल नहीं होता है। कश्मीर आज भी जो उसकी बड़ी जिसको कहते हैं जो यानी जिसको मैं समझता हूं कि बड़ा चैलेंज है, वो साउथ कश्मीर से शुपियां और दूसरे जो इलाके हैं जो लगातार जो है वो जल रहे हैं और लगातार जो है वहां पे इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। तो बेहतर ये था कि अच्छी चीजें सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमारे काम किया है, और अगर करा भी है तो प्रेस ब्रीफिंग होती है। टिक्कू साहब और हमारे आनंद साहब जानते हैं, एक फौजी उसमें शामिल है वो, कि इस तरीके की प्रेस ब्रीफिंग्स होती रहती हैं। लेकिन इंतखाबात से पहले उस आर्मी की उस ब्रीफिंग को या दिलबाग साहब के उस बयान को इस तरीके से मैं समझता हूं इस्तेमाल करना कि बारामूला जो वो फ्री मिलिटेंसी जोन या फ्री टेररिज्म जोन हो गया है, मैं नहीं समझता कोई तसल्ली बख्श बात है। इसलिए इसमें थोड़ा आदमी को सब्र तहम्मुल की बात करनी चाहिए और इस पे पूरा हमको होना चाहिए कि कोई टॉलरेंस नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। जो निहत्ते इंसानों को मारे, जो छुट्टी बिताए हुए जवानों को मारे, जो पेट्रोलिंग करती है गश्ती से उस पर जो है अपने मार दें, उनके एक तरफ आप कहते हैं पत्थरबाज भी दहशतगर्द होते हैं और दूसरी तरफ आप कहेंगे दहशतगर्द मारा जा रहा है, उसके लिए आपके अंदर हमदर्दी है। ये तो अपने आप में हिंदी में इसको विरोधाभास कहते हैं, तजाद। ये वो है जिसमें हुकूमत को अपना मौक़िफ़ वादे करना चाहिए। जी डॉक्टर टिक्कू, जब पीडीपी से महबूबा मुफ्ती जो है जब ये कहती हैं कि जब एक मिलिटेंट मरता है तो मैं उसके जनाजे में भी जाती हूँ, जब एक सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जवान शहीद होता है तो मैं उसके जनाजे में भी जाती हूँ, उसकी भी इतनी ही मजम्मत की जानी चाहिए जिस तरह से सत्यपाल मलिक ने कहा है, क्योंकि वो जब ये कहती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों चीजों को एक साथ लाके खड़ा करती हैं। देखिए महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट तो मैं मान सकता हूं कि वो तो एक पॉलिटिशियन है, तो वो वही स्टेटमेंट देगी जो उसको जिसमें उसको पॉलिटिकल फायदा दिखाई देगा। लेकिन गवर्नर का ये बोलना कि उनको उतनी तकलीफ होती है जब एक मिलिटेंट मारा जाता है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्योंकि अगर आप उनकी मौत से आपको सदमा हो रहा है तो फिर औरंगजेब किस लिए मरा, फिर अयूब पंडित किस लिए मरा, कि इतने जवान कैसे, वानी कैसे मरा। और वानी जैसा सोल्जर तो आपको हिंदुस्तान में बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि वो बार टू सेना मेडल है, 2 गैलेंट्री अवार्ड उसके पास पहले ही है, और अब अशोक चक्र मिल रहा है। कोई मामूली बात नहीं है। मैं आपको एज प्रोफेशनल सोल्जर बोलता हूं, पूरी 70 साल की हिस्ट्री में इंडियन आर्मी में मिले। जी टिक्कू साहब, वो भी मिलिटेंसी छोड़कर आई मीन आपको ऐसा जवान कहां मिलेगा पूरे इंडियन आर्मी की 70 साल की हिस्ट्री, और हमारी सबसे तीसरी बड़ी फौज है। तो आप दोनों को एक ही तराजू में तोल रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और ये गलत है। और गवर्नर को ये बयान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके तो कोई पॉलिटिकल कंपल्शन है ही नहीं। तो उनको तो जो इन आतंकवादियों के साथ लड़ रहे हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए, वानी साहब के बारे में बात करनी चाहिए। आज उनके ये स्टेटमेंट का आई थिंक मैं तो इसको बिल्कुल डिप्लोर करता हूं स्टेटमेंट। बशरा, इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, बहुत ही अहम बात आपने कही। देखिए वानी की खूबी ये थी कि वो खुद एक जमाने में बंदूक के साथ रहे, दहशतगर्दी में मुलव्विस रहे, को छोड़ा। और एक चीज जिसपे टिक्कू साहब ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं,
उस शख्स ने फिर इखवान के साथ मिलकर उस जमाने में जो दहशतगर्द थे उन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए, मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहता, जो पंजाब में एक जमाने में आतंकवाद से रहे और बाद में एक बड़े पॉलिटिशियन बन गए, बड़ी अच्छी सिक्योरिटी के साथ चले, लेकिन वानी मिलिटेंसी छोड़ने के बाद उसने उस बंदूक का हक अदा करा कि मैंने गलत सिमत में उठाई थी और फिर बंदूक उसने हिंदुस्तान और तिरंगे के लिए उठाई है। तो इसलिए उस दिन जब आप उसको अशोक चक्र से सम्मानित कर रहे हैं, कश्मीर के पहले किसी फौजी को जो है अशोक चक्र दिया जा रहा है, उस दिन गवर्नर साहब का यह बयान जो है अपने आप में, मैं समझता हूं, मैं लफ्ज ऐसा कह रहा हूं, इंतहाई शर्मनाक है। जी, जाहिर सी बात है। और क्योंकि जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लांस नायक वानी की जिस तरह से आती हैं, अशोक चक्र उन्हें दिया जा रहा है, तो आंखें नम हो जाती हैं और फख्र होता है कि किस तरह से एक शख्स ने जो मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार किया था, उसने वो रास्ता छोड़ा और उसके बाद अब आप देखिए कि किस तरह की मिसाल बन गया है। और ऐसी और बहुत सारी मिसालों की जरूरत है और इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम जो जवान हैं उनकी पीठ थपथपाने की, हौसला अफजाई करने की हर मिनट जरूरत है। राशिद साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बारामूला को मिलिटेंसी फ्री जिला करार दे दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। कल हम अपना 70वां यौम जमहूरिया मनाने जा रहे हैं और लांस नायक वानी को कल अशोक चक्र से नवाजा भी जाएगा। बेहद फख्र की ये बात है। तो ऐसे में क्या आप देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, उसमें उन्हें कामयाबी मिल रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये अर्ज करना चाहूँगा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बयान आया है कि मिलिटेंट फ्री एरिया डिस्ट्रिक्ट बारामूला को करार दिया गया, जहाँ तक मेरे फ्रेंड अनिल साहब और मिस्टर तिक्कू साहब ने बात कही, जो जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी है इट इज़ टोटली डिफरेंट। ये पंजाब स्टेट नहीं है। जम्मू कश्मीर जो वादी है वो बिल्कुल एक बाउल जैसा है और इसकी डेमोग्राफी बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ इसके चाइना है, लद्दाख से जुड़ जाता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान मैक्सिमम एरिया जो बॉर्डर है उसके साथ मिलता है। तो इन हालात में एक मखसूस एरिया को, जो एक प्लेन एरिया है डिस्ट्रिक्ट बारामूला, इसको फ्री जोन करार देना, मेरे ख्याल से उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों ने किस तरह से लिया है मैं ये समझने से कासिर हूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जहाँ तक लोकल मिलिटेंट की बात आपने कही, अनिल साहब ने कही कि हाँ ये मुमकिन है कि लोकल मिलिटेंट वहाँ कोई नहीं हो सकता है, लेकिन 2 दिन पहले वहाँ एक इंसिडेंट हुआ जब 3 मिलिटेंट मारे गए। उसके बाद ये बयान आ गया। उनके फ्यूनरल जो हुआ था उसमें तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग शामिल थे और उसमें मैक्सिमम जो रेंज था वो यूथ्स का था। असल जो मसला है, कामयाबी तब है जब बंदूक के बजाय जहन फ्री हो जाए। जी। जो जहनों में भरा हुआ मामला है उस जहन को किस तरह से हम साफ करें, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी बात है। रही बात जिस फौजी जवान को अशोक चक्र दिया जा रहा है, ठीक है, इससे फौजियों के मनबल में एक उत्साह आती है, उनका जो मनबल है वो बहुत आगे हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो सामने ये है, जो मेरा मानना है, मेरे दोस्त इसके साथ इत्तेफाक करे या न करे, मैं समझता हूं मरने मारने पर अवार्ड देना कोई बड़ी बात नहीं है। अवार्ड अगर देना चाहिए तो वो बहुत सारे फील्ड्स हमारे हैं, उनमें वो अवार्ड देने चाहिए। उनमें राशिद साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं? हमारे मुल्क राशिद साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं? आई कंप्लीटली डिसएग्री विद यू। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद यू एंड आई एम श्योर मेरे साथ जो जितने पैनलिस्ट मौजूद हैं वो भी आपसे डिसएग्री करेंगे। अगर कोई शहीद होता है तो क्या उसे एजाज से नहीं नवाजा जाएगा? आप ही मुझे बताइए। वो आप हम लोगों की जान की हिफाजत करते हुए वो शहीद हुए हैं। मैडम यू आर टेकिंग माई पॉइंट रॉन्गली, यू आर टेकिंग इट रॉन्गली। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने उनको क्यों अवार्ड दिया जी। ये एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन उसके खिलाफ और हर चीज के लिए एजाज है। आप जिस भी फील्ड से हैं, जिस फील्ड में आप एक्सीलेंट करते हैं, तो आपको हर उस फील्ड में एजाज दिया जाता है। मदर टेरेसा को आज पूरे दुनिया में नोबल जो अवार्ड से नवाजा गया है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें नवाजा गया। फौजी जवान को मेडल दिया है मरने के बाद। मैं समझता हूँ उस अवार्ड से बेहतर यह है कि उसकी जो फैमिली है उस फैमिली के साथ इंसाफ किया जाए, उनके मेंबर्स को आगे ले जाए।
बहुत सारी मिसालें हम नहीं, आप ये कह रहे हैं जी, एक मिनट में दोनों लोग, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि उनकी फैमिली का ख्याल नहीं रखा जाएगा, आप ये कह रहे हैं कि उनकी फैमिली का ख्याल नहीं रखा जाएगा, बहुत अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी अतहर साहब, मुझे लगता है कि डॉक्टर टिक्कू उसका जवाब दे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपके पास भी लौटूंगी आपके जवाब के लिए। देखिए, दुनिया में जब से फौज बनी है पूरी दुनिया के अंदर, प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर अभी तक, जो भी ऑर्गेनाइज फोर्स होती है उसमें बहादुर आदमियों को, बहादुर फौजियों को तगमे से सम्मानित करना, ये मिलिट्री हिस्ट्री का सदियों से चला आ रहा है एक सिलसिला है और ये चलता आएगा। बहादुरी को, जो खास बहादुरी होती हो उसको तगमू से ही सजाया जाता है, तगमू से ही उनकी हौसला अफजाई की जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा होता है, इंग्लैंड, जर्मनी, पाकिस्तान, इंडिया, हर एक जगह। तो ये कहना कि इसको तगमा नहीं मिलना चाहिए, कुछ और मिलना, पहली बात तो ये है। दूसरी, क्योंकि ये ऐसे असाधारण बहादुरी है, ये कोई मामूली बहादुरी नहीं है जो उन्होंने की है। और हर एक को अशोक चक्र नहीं मिलता। पूरी इंडियन आर्मी में जिसकी तादाद 13-14 लाख है, एक आधा अशोक चक्र मिलता है 2-3 साल के बाद। तो उस बात को छोड़ दीजिए। दूसरा, आपको शायद पता नहीं है, मरणोपरांत अशोक चक्र मिलने के बाद फैमिली को क्या क्या मिलता है। प्लीज आप गूगल सर्च कीजिए और आप देखिए। हाँ, मैं कहता हूं, मेरा मानना यह है कि पैसे से हमारा शहीद जवान वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी फैमिली जो है फाइनेंशियली काफी कंफर्टेबल रहती है उसके बाद। तो शायद आपको ये पता नहीं है, आप उसको सुन लीजिए। जी अतहर साहब, देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें राहिल साहब की अपनी मजबूरी है और जाहिर बात, श्रीनगर के कोई किसी भी स्टूडियो में कोई भी कश्मीरी बैठता है, उसकी अपनी एक, मैं बिल्कुल बिला तकल्लुफ कह रहा हूं, उसकी एक अपनी हद होती है जहां तक वो बोलते हैं। पहली चीज ये कहना कि कश्मीर में वानी के सिवा बहुत सारे लोगों के साथ कह सकता था। आपको मालूम होना चाहिए, गुलाम रसूल उसी कश्मीर से आके इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हैं। दूसरे एक और साहब हैं जो अभी इंडियन टीम के अंदर आए हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, मुख्तलिफ। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, UNHRC ने ये कहा कि हालत ये है कि जो मकबूजा कश्मीर है वहां के लोग अपनी जबान तक, कश्मीरी जबान तक भूल चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ कश्मीरी जबान, कश्मीरी तहजीब, कल्चर, हर चीज को जिंदा रखा गया, पहली चीज। दूसरा, ये इनको बड़ी मुझको अजब बात लगी जब वानी के ताल्लुक, वानी की बात और भी थी, उनको 2 मरतबा जो अवार्ड मिला, एक मरतबा 2007 में, फिर 2017 में जब वो हयात थे। तो अपने आप, और फिर तीसरी बात, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जो खुद जम्मू कश्मीर के बड़े तादाद में वहां नौजवान उसमें शामिल होते हैं। तो मैं समझता हूं कि राहिल साहब की बात मजबूरी में तो हो सकती है। राहिल साहब से मैं सवाल पूछना चाहूंगी। राहिल साहब, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपको लांस नायक वानी पर फख्र है या नहीं? हाँ या ना में पहले मुझे एक जवाब दे दीजिए, मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आपको उन पर फख्र है या नहीं? नहीं, मुझे रियल अगर आप मेरी फीलिंग देखेंगे, जिस बहादुर ने कौम के लिए लड़ा है, लोगों के लिए लड़ा है, तो उसको, वो तो मुबारकबादी के मुस्तहिक है, उसको मुबारकबाद क्योंकि आप तो उस जगह से आते हैं, आप तो इन चीजों को ज्यादा समझते हैं। राहिल साहब, आप तो उस जगह से हैं, आप तो ज्यादा समझते हैं। आप ये बताइए, अगर लोग मिलिटेंट्स को ग्लोरीफाई करेंगे और जो जवान है, बहादुर जवान है, उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो आप मुझे बताइए क्या कश्मीर का हल मुमकिन है? देखिए मैडम, ये आप सही कह रही है कि मैं आपकी बात को 100% उसके साथ सहमत हूं कि जो भी बहादुर कारनामा करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको तो अवार्ड देना ही देना है। लेकिन मेरा यह मानना है कि आप लोगों के जहनों में जाइए, जवानों के जहन आप तब्दील कर लीजिए, उस पर ज्यादा फोकस कर लीजिए। मरने मारने पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इट इज बेटर अगर आप लोगों के दिल जीतेंगे, अगर आप जवानों के दिल जीतेंगे। जो हजारों लोग उनके फिनरल में जाते हैं, जो हजारों लोग सड़कों पे पथराव करते हैं, उन लोगों को किस तरह से आप लोगों का ज्यादा दायित्व है उसमें, तो योर ड्यूटी सिटिंग देयर, अवार्ड का मुस्तहिक है सबसे ज्यादा। नहीं, हर चीज की जिम्मेदारी आप सिक्योरिटी फोर्सेस पर नहीं डाल सकते ना। जो समाज है उसकी भी तो एक जिम्मेदारी है। आप मुझे ये बताइए, चलिए मैं ये सवाल आपसे बाद में लूंगी, मुझे लग रहा है कि ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि जब जो नौजवान है, जो यूथ है, जो किसी भी मिलिटेंट के फ्यूनरल में हजारों की तादाद में इकट्ठा होते हैं, जब उस फ्यूनरल में वो लोग जाना बंद हो जाएंगे, मुझे लगता है कि असली कामयाबी तब होगी। मैं ना एक पॉइंट बोलना चाहता हूं। Yes, I want to say one point on this.
देखिए ये बात तो आपने ठीक कही कि जब एक मिलिटेंट मरता है तो कई हजार लोग उसके फ्यूनरल में जाते हैं, लेकिन आप इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली होती है जिसमें 300 वैकेंसीज होती हैं, 10-15 हजार बच्चे वहां पर आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। ये भी एक हजारों लोग होते हैं, कश्मीरी होते हैं उसमें। यही मैं बोल रहा हूं। तो आप देखो कश्मीर में कई सारी नदियां एक साथ बह रही हैं, आप एक ही चीज पर कंसंट्रेट करोगे तो वो असलियत नहीं जाहिर कर सकता है। जी अनिल साहब, क्या आपको लगता है कि कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है? क्योंकि ज्यादातर कश्मीर के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है और उसको उसी तरह से ही हल किया जा सकता है। देखिए, कश्मीर को अगर इतनी आसानी से डिस्क्राइब किया जाता तो मसला हल हो गया होता। बड़ी पेचीदगी है इस मसले में। ये इसकी बहुत परतें हैं, बहुत ये प्याज की तरह है। इसकी एक परत खोलिए तो दूसरी और निकलती है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक परत खोलने की कोशिश करते हैं, उसकी हल करने की कोशिश करते हैं, तो जो एनिमिकल फोर्सेस होती हैं वो अगली परत खोलने ही नहीं देती या उस इनिशिएटिव को ही तबाह कर देती है। हम 70 साल से हम लोग ये देख रहे हैं। मैं ये मानता हूं यस पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें कहने में। जी पॉलिटिकल प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए उसके तरीकों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। मेरे कश्मीर से दोस्त शायद सोचते होंगे किसी और तरह से बात हो, मैं सोचता हूं किसी और तरह से बात हो। मसला है अगर जहनों में कुछ बात है, अगर वो सियासी नौयत की कोई बात है या किसी और नौयत की बात है तो उस पर बातचीत होनी चाहिए। होती भी रही है, लेकिन बदकिस्मती खैर ये अलग डिबेट है और बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हो जाएगी। अशोक साहब, होती भी रही है लेकिन बड़ी पीसमील अप्रोच रही है हमेशा। आप एक बात शुरू की, एक इलेक्शन तक ले गए, फिर उसको दफन किया, फिर दूसरे इलेक्शन की तैयारी। ये अप्रोच जो है उसी की वजह से हम आज यहां तक पहुंचे। और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसे अपने तरीके से हल करने का दावा करती है या आगे बढ़ने का दावा करती है, लेकिन कश्मीर एक ऐसा इशू है जो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। हालात और बदतर ही हो रहे हैं, बहुत बेहतरी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। अशोक साहब, मुझे बताइए कि सत्यपाल मलिक ने यह कहा था कि ये अच्छी बात है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो किया है वो जाहिर सी बात है काबिल तारीफ है, उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए, लेकिन मिलिटेंसी को जहन से निकालने की जरूरत है। आप मुझे बताइए कि सत्यपाल मलिक ने जो कहा है वहां पर इसको खत्म करने के लिए कि जहनों से लोगों के निकाला जाए, मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई ना किया जाए, जब कोई मिलिटेंट मारा जाए तो उसमें हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा ना हो, इसके लिए भी तो एक बातचीत का एक दरवाजा खुलना चाहिए। नहीं, बातचीत का दरवाजा किसने बंद किया? बातचीत का दरवाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी ने भी बंद नहीं किया है। सत्यपाल मलिक जी जो भी अभी तक जो भी उन्होंने स्टेप्स उठाई हैं मिलिटेंट रिलेटेड वो सही है, और आज जो हो रहा है वो तो उसी की बदौलत है। अगर बारामूला फ्री इससे मिलिटेंसी फ्री हो रहा है, ये भी सत्यपाल मलिक जी के वजह से हो रहा है, क्योंकि उसी ने तो जब से वो आ गए हैं तब से तो यहाँ पर बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है। दूसरी बात है कि रशीद राहिल साहब ने जो बात कही है मैं उससे डिसएग्री कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर मुझे तो ये लग रहा था कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से हो रहा है, उसको क्यों मुझे पता नहीं था कि वो सत्यपाल मलिक की वजह से हो रहा है। ये एक नई बात अशोक साहब ने अभी बोल दी। जी मुझको जाना है, मुझे सीनियर है, उनको बोले कि मुझे जाना है। मैं पहले चीज तो ये कह दूं, बीजेपी के तर्जुमान जिस तरीके से बोल रहे हैं, यही बात अगर कोई और कह देता तो शायद आज पूरे हिंदुस्तान के चैनल बिठा के उसको देशद्रोही साबित कर चुके होते। भाई सीधा मसला ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बुनियाद पे है। वो जो पूना का जिसकी बीवी जो है, आपको मालूम है अशोक जी, जिसकी बीवी जो है वो बेचारी माजूर हो चुकी थी और वो पूना का जवान कश्मीर में जाके जब शहीद होता है, कभी आपने सोचा कि उसकी वजह से वहां अमन होता है? आप कम अज कम इस तरीके के जब बयान आप देते हैं तो एक तरफ तो आप ये जो है उड़ी जैसी फिल्मों के लिए आप कहते हैं जाके देखिए, लेकिन अमली तौर पे आप कहते हैं कि हमारे दिल के अंदर दहशतगर्द के लिए जो है वो टीस उठती है। तो मैं उड़ी फिल्म देख के आऊंगा या गवर्नर साहब के बयान को पढ़ूंगा? अपने आप में शर्मनाक। मैं फिर कह रहा हूं, सत्यपाल मलिक का बयान इंतहाई शर्मनाक है। योम जमहूरिया के मौके पर बयान दे कि उन्होंने कम अज कम मनोबल गिराया है और उनको माफी मांगनी चाहिए। देखिए आपको जो कश्मीर की सूरत हाल है, कश्मीर की डेमोग्राफी है, जो भी कश्मीर का वो आपको मुझको मालूम है जनाब, मैं 91 से काम कर रहा हूं कश्मीर में, मैं 91 से कश्मीर में काम कर रहा हूं। मेरा पहले दिन से अशोक साहब मुझे लगता है आपको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए।
आपको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और आपको ये कहना चाहिए कि ये कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की ये कामयाबी नहीं होती है, ये सत्यपाल मलिक साहब की कामयाबी नहीं है, ये बीजेपी की कामयाबी नहीं है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है जो दिन रात सरहद पर वहां खड़े हुए हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। कोई नेता जाके खड़ा नहीं होता है वहां पर। ये तो सही बात है, आपकी बात सही है। देखिए, मेरा खदशा जो था वो कंफर्म हो गया, अशोक भट्ट साहब ने कंफर्म कर दिया। और मैं अगर ये कहूं कि आखिर दिल की बात जुबान पे आ ही गई तो गलत नहीं होगा। जिस तरफ मैंने इशारा किया था कि कश्मीर की अप्रोच जो है, जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम हल करने की, इलेक्शन दर इलेक्शन बनती है अप्रोच। एक इलेक्शन लड़ा, उसके बाद अगले इलेक्शन से पहले कुछ करेंगे, कुछ ड्रामा करेंगे, तो वो वही अनिल साहब, क्या आपको लगता है कि इसको भी उसी तरह से भुनाने की कोशिश की जाएगी? उसी पे आ रहा हूं, अगर मुझे 30 सेकंड दे दें जी। तो अब अशोक भट्ट साहब ने, वो मैं नहीं कहना चाह रहा था क्योंकि कल बड़ा मुकद्दस दिन है हमारा, एक बहुत ही बहादुर जवान को हम ऑनर करने जा रहे हैं, उनकी याद को ऑनर करने जा रहे हैं, उनकी कुर्बानी के सामने सजदा करने जा रहे हैं। मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा था, इसलिए मैंने इलेक्शन दर इलेक्शन को तरफ इशारा करके छोड़ दिया। लेकिन बदकिस्मती आज की रूलिंग पार्टी के एक नुमाइंदे अशोक भट्ट साहब ने पूरा तस्करा कर दिया उस सारे सीन का। उन्होंने ये कह दिया कि साहब 3 महीने के अंदर गवर्नर साहब ने बारामूला टेररिज्म फ्री कर दिया। तो मेरा वो सियासी खदशा जो है वो कंफर्म होता है कि आपने 3 महीने के अंदर कर दिया। हमारे फौजी कंल साहब जैसे लोग तो पकोड़े तल रहे थे पिछले 30 साल से वहां पे, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं 3 महीने में। पहले कुछ ऐसे गवर्नर ले आते, इतने जवान हमारे शहीद ना होते। जाहिर सी बात है कि उनके सिर्फ आने भर से, इसलिए मुझे वो हंस रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और मुझे बहुत ताज्जुब है कि हम फिर वही इलेक्शन आने वाला है 3 महीने पहले फिर ऐसी स्टोरी को बनाने जा रहे हैं। खुदा के लिए, परमात्मा के लिए मत करें। अशोक साहब, जम्मू कश्मीर से खिलवाड़ मत करें। पार्टियां आती जाती रहेंगी, बहुत नुकसान हो चुका, बहुत तबाही हो चुकी, ऐसा मत करें। मैं उनसे बात करूं। इलेक्शन लड़िए, जीतिए, अपने दम पे लड़िए, अपने काम के दम पे जीतिए। हेड होता है हर एक चीज को, कोई सिस्टम होता है, चलाने वाला होता है। हाँ, तो एक सिस्टम है, गवर्नर साहब आ गए हैं, उन्होंने काम किया है। फिर से आप वही बात कर रहे हैं, पहले कोई आर्मी कमांडर्स नहीं थे, पहले फिर आप वही बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब पीडीपी और बीजेपी की जब हुकूमत थी वहां पर आपने कुछ नहीं किया। सत्यपाल मलिक साहब 3 महीने में, जब से गवर्नर रूल था, उन्होंने 3 महीने में ऐसा कमाल कर दिखाया कि बारामूला जिला जो है मिलिटेंसी फ्री हो गया। ये सिर्फ सत्यपाल मलिक जी का अकेले का कारनामा है। आप अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं या नहीं? आप इसको गलत अंदाज में ले रहे हैं। अरे तो आप सही अंदाज में बता दीजिए ना, कायम रहने आप सही अंदाज में बता दीजिए। लिसन एंड रिएक्ट। देखिए क्या है, नहीं देखिए, जब मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी है उन्होंने काम कर रहे हैं। मगर जब महबूबा जी यहाँ सीएम थी तो ये तो आपको तो उस वक्त तो पता ही था कि क्या हो रहा था। आप तो पार्टनर इन क्राइम थे। गवर्नर रूल हो गया यहाँ पर, थोड़ा फर्क पड़ गया ना। अगर वो सरकार आपको शायद पता ही नहीं है, आपको शायद पता ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा आप चीजों को देखें, बारीकी से जाने पहचाने, और उसके बाद आप किसी भी चीज पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दें। जी देखिए, मैं भट्ट साहब को ये बताना चाहता हूं कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जो आतंकवाद के बरखिलाफ जम्मू कश्मीर में लड़ाई चल रही है, वो कल की नहीं है, 30 साल से चली जा रही है। और अगर इनको ही मैं याद दिलाऊं, महबूबा मुफ्ती बीजेपी की जब हुकूमत थी तब भी ऑपरेशन ऑल आउट उससे पहले शुरू हो चुका था, और अब तो ऑपरेशन ऑल आउट का आखिरी वो चल रहा है पिछले 2-3 महीने। उससे पहले 12 में से कम 8 जो टॉप मिलिटेंट्स थे तब खत्म हो चुके थे। क्या हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ऑपरेशनल मैटर्स में ज्यादा कुछ दखल अंदाजी भी नहीं होती और डायरेक्शन भी नहीं जाती है। मिलिट्री ऑपरेशन की अपनी डायनेमिक्स है, और उस डायनेमिक से वो अपने अपने इलाके में जो जैसे ऑपरेशन करना होता है वो करते हैं। उसमें गवर्नर का बिल्कुल थोड़ा सा भी रोल नहीं है। गवर्नर का और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल तब आता है अगर कोलेटरल डैमेज ज्यादा हो। अगर कोलेटरल डैमेज हो तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो जाती है, उनको जवाबदारी देनी पड़ती है। लेकिन मिलिटेंट्स के बरखिलाफ ऑपरेशंस के अंदर इसकी डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है। गवर्नर साहब का इसमें कोई भी हाथ नहीं होता है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लग रहा है कि कुछ सालों में
दरअसल ऐसा कुछ करने की कोशिश की जा रही है कि जिस कामयाबी का सेहरा सिक्योरिटी फोर्सेस के सर बंधना चाहिए, उस कामयाबी का सेहरा पॉलिटिकल पार्टी अपने सर बांधना चाहती हैं। फिल्मों के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है। चलिए, हो सकता है वो एक तरीका हो कि इससे पहले शायद किसी ने ये जाना ही ना हो कि ऐसे कोई ऑपरेशंस भी हुए थे, या इससे पहले कभी इस तरह की कोई चीजें हुई थी, शायद पहली बार ही हुई हो। क्या आपको लगता है कि उनसे वो चीज जिसके लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं, जिसके लिए वो वहां मौजूद हैं, वो भी उनसे छीनी जा रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 4-5 सालों से आर्मी के जो ऑपरेशंस है, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन, वो लगातार पॉलिटिसाइज होते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इसके लिए सिर्फ बीजेपी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कांग्रेस भी रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने बहुत गलत स्टेटमेंट्स दी है और फिर बीजेपी ने ये सर्जिकल स्ट्राइक को एक पॉलिटिकल टूल बना लिया। मुझे लगता है, मैंने कई बार टेलीविजन में भी बोला है, लिखित में भी मैंने कई बार आर्टिकल्स में लिखा है कि प्लीज इनको लीव देम अलोन, सिक्योरिटी फोर्सेस को पॉलिटिक्स में मत घसीजिए, उनका एक अलग से काम है और वो अलग काम कर रहे हैं, इसमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं क्या हुआ। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन डीजीएमओ ने ली थी। डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। मामला उधर ही खत्म होना चाहिए था, उसको पॉलिटिसाइज नहीं कराना चाहिए था। लेकिन फिर आपको पता चला, फिर कांग्रेस ने चीफ को किस नाम से बुलाया, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के बारे में क्या बोला, बीजेपी ने यूपी इलेक्शन के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे पॉलिटिसाइज किया। तो ये बिल्कुल गलत है और इसको आर्मी के ऑपरेशन को बिल्कुल इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि यूपी के टाइम में भी 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन उसको उस तरह से नहीं दिखाया गया जैसे अब दिखाया जा रहा है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उन्हें उसमें कामयाबी मिली, और तारीफ सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की होनी चाहिए, फौज की होनी चाहिए कि उन्हें ये कामयाबी हासिल हुई। सरकार की तारीफ इसमें करनी चाहिए कि उन्होंने जो भी सपोर्ट दिया जाना चाहिए था, वो सपोर्ट उनकी तरफ से दिया गया। क्या आपको नहीं लगता डॉक्टर टिक्कू कि दोनों ही बातें उतनी ही गलत हैं? आप एक तरफ इसको पॉलिटिसाइज करते हैं, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी जो है वो लगातार उसका प्रूफ मांगती रहती है। देखिए, मैं ये मानता हूं एक्चुअली पूरे इंसर्जेंसी के जो का सेटअप जो है, जो नॉर्थ ईस्ट में भी है, असम में भी उल्फा के अगेंस्ट, पंजाब में भी, जम्मू कश्मीर में भी, सिक्योरिटी फोर्सेस का एक रोल है और वो रोल ये है वायलेंस को कंट्रोल करना, ताकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली अपना काम करे। अब जब इनकी कामयाबी होती है या फेलियर होता है, दोनों को पॉलिटिकल अखाड़े में नहीं डालना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है, पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है, हुआ भी है और ये बिल्कुल गलत है। सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना काम है, वो ऑपरेशनल काम है, वो करते रहेगा। इसमें एक्चुअली भी अगर आप मानो मेरी बात, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ही कम होता है। बल्कि मैं ये मानता हूं, जब भी नॉर्थ ईस्ट में भी, असम में भी और जेएंडके में, पंजाब में भी कई बार ऐसा हुआ कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने वायलेंस कंट्रोल काफी हद तक करी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अब इफेक्टिवली काम करने लगी, तो जब इलेक्शन आ गए तो पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका दुरुपयोग किया और फिर कुछ महीनों के बाद हालात वैसे के वैसे हुए। 96 में ऐसा हुआ जम्मू कश्मीर में। अभी लास्ट इलेक्शन के बाद 76% वोटिंग थी और क्या हुआ, फिर बीजेपी और महबूबा की सरकार बन गई, कितनी वायलेंस हुई। तो पॉलिटिक्स जो है, मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स का सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपना काम करने देना चाहिए। आप पॉलिटिक्स ये जितना आपने करना है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस को पॉलिटिकल अखाड़े में मत लाइए। बिल्कुल, और ये दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। किसकी हुकूमत आती है, किसकी जाती है, किसकी बनती है, इससे इन ऑपरेशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी पता है कि उन्हें क्या करना है। मुझे बताइए राहिल साहब कि जब आप ये कहते हैं कि दरअसल जब मिलिटेंट्स कोई हलाक होता है, कोई मिलिटेंट हलाक होता है, उसके जनाजे में जब हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, सत्यपाल मलिक साहब ये कहते हैं कि इसे दिमाग से हटाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है क्या किया जाने की जरूरत है? क्योंकि लगातार हुकूमत की तरफ से तो ये कहा जाता है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। सत्यपाल मलिक ने भी ये कहा था कि बातचीत अभी भी जारी है, अगर कोई मिलिटेंसी का रास्ता छोड़कर, हथियार छोड़कर आता है तो वेलकम करने के लिए तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी ये कहा है। कमी कहां रह जा रही है?
I have wrote an editorial piece of today's Daily Asian Mail newspaper, in which I have totally requested the policymakers of India. They have taken initiative. जैसे अनिल आनंद साहब ने मेरे कुलीग हैं, उन्होंने बात की थी कि सिर्फ इलेक्शन से इलेक्शन तक हम मसले कश्मीर या सिचुएशन या हालात के बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि पॉलिसी मेकर जो हिंदुस्तान के हैं, जो मुल्क के पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें एक ऐसी पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए, एक दूर अंदेश पॉलिसी, एक जो टाइम बाउंड हो कि किस तरह से हम इस मसले का पूरी तरह से हल करें और फिर मारने पर नौबत ना आए। मैं वेलकम करता हूं सिक्योरिटी फोर्सेस का अगर वो ये कहते हैं कि एक पूरे जहलम में या पूरे डल झील में एक इलाका जो है उसमें मछलियां नहीं आएंगी, तो ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन एक बात है, हम तब खुश होंगे जब पूरा डल झील साफ हो जाएगा और कश्मीर में अमन आएगा, तब हम खुश होंगे और हम वेलकम करेंगे तब इन लोगों का। जी, मेरा आपसे सवाल यही तो है, इसी से जुड़ा हुआ तो है मेरा सवाल आपसे। आपने शायद उसका जवाब मुझे नहीं दिया। ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? ब्रिज कैसे बनेगा? हर तरीके से बात करने की कोशिश की जा रही है, लगातार मिलिटेंट्स का खात्मा किया जा रहा है, उसके साथ साथ बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे हुए हैं हुकूमत ने, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी ये कहा है कि जब भी कोई होता है, हमने देखा है और रायल साहब आपने भी देखा होगा, कोई भी पेरेंट्स सामने आकर अगर वो रो कर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस से ये कहते हैं कि उनके बच्चे ने हथियार उठा लिया है, उसको ढूंढ कर ले आइए, हमारे पास उसे वापस ला कर दे दीजिए, और अगर उसे कुछ दिन होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, कई एग्जाम्पल्स इस तरह के हैं, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि समाज के जो नुमाइंदे हैं, वहां लोग जो बैठकर इस पर पॉलिटिक्स करते हैं, उनको भी ये बात समझने की जरूरत है? अलैदगी पसंद जो रहनुमा है, जो अपने बच्चों को तो अब्रॉड भेजते हैं पढ़ने के लिए और दूसरों को मिलिटेंट बनाते हैं। हाँ, एक्चुअली मैम क्या कहना चाहता हूं मैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम जो यहाँ का है, उस पॉलिटिकल सिस्टम को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। जो नौजवानों की इच्छा है, उनकी इच्छा क्या है, उस चीज को परखने की जरूरत है, और परख कर उस बीमारी का इलाज लाजमन जरूरी है। हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं, उन पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो मिल बैठकर एक ऐसी पॉलिसी मुरतब करे जिससे कश्मीर के युवा, जिसमें कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान जो आजकल मिलिटेंसी में जा रहे हैं, वो वहां जाने से रुक जाएं। आप देखिए शाह फैसल जैसा IAS टॉपर, जिस पर पूरा मुल्क कभी फख्र कर रहा है, आज वो नौकरी से इस्तीफा देकर इस मसले में आता है, वो सियासत के अखाड़े में उतर जाता है। वो कहां तक उसका कहना सही है? वो ये कहता है कि मैं कश्मीर के लोगों को अमन और शांति देना चाहता हूं, तामीर और तरक्की देना चाहता हूं, करप्शन का खात्मा अच्छी बात है। अगर इस तरह के यंग लोग जो हैं अगर इस तरह के पॉलिटिक्स में आते हैं, तो ये वेलकम स्टेप है, ऐसा होना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को ही आना चाहिए, खासतौर पर वो लोग जो जम्मू कश्मीर को अच्छे से समझते हैं, और वो अगर सब कुछ छोड़कर आते हैं, तो ये एक अच्छी बात, एक वेलकम स्टेप के तौर पर देखना जाना चाहिए। और वो तस्वीर भी देखी जानी चाहिए जो बेहद अफसोसनाक होती है, और शायद जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया होता है, एक उम्मीद के साथ, इंजीनियर, डॉक्टर, PhD होल्डर्स होते हैं, और वो जब हथियार उठा लेते हैं, सबसे ज्यादा अफसोस उस वक्त होता है। यह भी देखने की जरूरत है पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस प्रोग्राम में बस इतना ही।